हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पूजा मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आपके प्यारे से नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जबर तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से बच्चा लोग हमारे साथ सेशन में जुड़ जाएं, देन स्टार्ट करें हम लोग अपनी क्लास। और हाँ, जो बच्चे नए आए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो बच्चे और जुड़ रहे हैं ना, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, सबको बुला लीजिए, क्योंकि ये क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी मैम, ये तो बता दीजिए। तो बेटा इसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कि आपके एग्जाम में जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी के, वो कौन से होने वाले हैं, किस तरीके से होंगे और कैसे आएंगे। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे सेशन के साथ जुड़े और शेयर करते चलें फटाफट। हाँ जी, नमस्ते, राम राम, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। हाँ जी बच्चा, तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है क्या है, परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो, आपके 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। 70 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 20 नंबर का तो आपका बहुविकल्पीय होता है। अब उन 20 नंबर में जो 10 नंबर है वो आपके आते हैं हिंदी साहित्य विकास से। ठीक है, हिंदी का साहित्य किस प्रकार उभरा, ये सारी चीज़ें, जिसमें दो भाग हैं आपका, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य में क्या है और पद्य साहित्य में क्या क्या है, उससे ही रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण एकांकी, नाटक, उपन्यास, कौन सा युग है, इस तरीके के। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन वहां से होंगे और 10 क्वेश्चन आपका आ जाता है व्याकरण से। तो बेटा शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम लोग प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, साथ साथ दूसरा है, लेकिन हाँ जल्दी जल्दी सभी बच्चे सेशन के साथ जुड़ जाएं और बेटा सेशन को शेयर करते चलें। तो यहाँ जैसा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी गद्य साहित्य में खड़ी बोली के जनक किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, पंडित लल्लू लाल जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, या फिर ईशा अल्लाह खां जी को? बताइए, हिंदी गद्य साहित्य में खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? भाई देखो, हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत किससे हुई थी? भारतेंदु युग से, पूर्व भारतेंदु युग कह लीजिए या फिर भारतेंदु युग। लेकिन जो खड़ी बोली आई है वो आई है भारतेंदु युग से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिंदी गद्य साहित्य की जो खड़ी बोली के जनक है वो कौन है? हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। तो यहाँ पर सी आंसर एकदम सही होगा। वही अगला क्वेश्चन क्या बेटा, काशी नागरी प्रचारणी के स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने? इन चारों में से किसने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी? तो बेटा यहाँ पर हमारा डी आंसर सही होगा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी इसमें के आंसर एकदम सही है। इन्होंने ही काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। चलिए आगे अगला प्रश्न जो इसमें तीसरा आ रहा है वो है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऐसे प्रश्न हालांकि आप लोगों में बहुत रेयर केस में आते हैं, पर आ जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। बहुत सिंपल सा रहता है। क्या पूछा गया यहाँ पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि है। क्या है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि है? ऐसा तो है नहीं, वो तो गद्यकार थे, वो तो कहानियां वगैरह लिखा करते, आलोचक थे, निबंधकार थे। तो ये पॉइंट तो हमारा हो जाएगा गलत। दूसरा प्रश्न क्या पूछता है कि ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, उसका नाम है कामायनी। क्या नाम है बच्चा? उसका नाम है हमारा कामायनी। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, गोदान प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है और झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। तो बेटा झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क जी ने एक महिला लेखिका थी जिनका नाम क्या था? ये तो एक कविता है और ये कवित्री कौन थी? हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, झांसी की रानी की एकमात्र कवित्री है। उन्होंने झांसी की रानी के ऊपर उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। एक कविता बहुत प्रसिद्ध उनकी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जो इसमें का सी आंसर है, गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है। तो ये एकदम सही आंसर है बेटा। गोदान जो है वो प्रेमचंद जी का ही उपन्यास है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो आदिकाल किसको बोलेंगे? जो हमारा गद्य पद्य से पहले की शुरुआत हुई थी। मतलब कहते हैं कविताएं तो पहले आई हैं, कहानियां तो बाद में आई हैं। पद्य काल पहले आया, काव्य काल जो था वो पहले आया है, कहानियों वाला काल बाद में है। काव्य काल का जो अंतिम काल था, आधुनिक काल जिसको हम लोग कहते हैं, तब से हमारा पद्य खंड शुरू हुआ है। उससे पहले सारा काव्य काल था। तो काव्य काल का जो पहला समय था उसे हम लोग आदिकाल कहते हैं। और वो बेटा आपका संवत 800 से 1400 संवत तक हुआ है, संवत 800 से 1400 तक। ठीक है,
अब वही बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, क्या पूछ रहा है, सूफी कवियों ने अपनी कविताओं में किस छंद का प्रयोग किया है। तो मेरे बच्चों, सूफी कवियों ने अपनी कविताओं में दोहा और चौपाई, इन दोनों का ही प्रयोग किया है। अगर आपके सामने सिर्फ दोहा आता है ऑप्शन में तो आप लोग सिर्फ दोहा लगाओगे, लेकिन अगर दोहा चौपाई दोनों हो रहा है तो तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है आ और बा दोनों, आपको इसको लगाना है। और पता है एक ट्रिक बताती हूँ, जिस प्रश्न में अ और बा वाला केस आता है ना, और वा वाला, जहाँ पर और वा जैसे शब्द यूज हो जाते हैं, वही आंसर मैक्सिमम सही होता है। तो ये एक ना ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अ और बा दोनों वाला आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रताप नारायण मिश्र ने किसके बांग्ला उपन्यासों का हिंदी अनुवाद किया है। ये तो आपका बेटा चैप्टर का पहला चैप्टर क्या है, बात। और बात के लेखक कौन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, है ना। तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने किन की बांग्ला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया था। तो वो कौन थे बेटा, वो हमारे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। इन्हीं के उपन्यासों का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। क्या किया था, इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। गलती से भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर मत लगाइएगा, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनसे मिलने आए थे, पंडित प्रताप नारायण जी से मिलने आए थे, जिनसे उन्होंने बांग्ला में बातें की थी। तो वो बताया गया था कि इनको बांग्ला भी थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता किस उपनाम के कविता करते थे। किस उपनाम से वो कविता लिखा करते थे बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बताइए जल्दी से। गोपाल चंद्र होगा कि आपका गिरिधर दास होगा, नाभा दास होगा, या फिर लक्ष्मण दास होगा, बताइए बच्चा। तो हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे वो गिरिधर दास के नाम से, उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। किस नाम से लिखा करते थे, गिरिधर दास, याद रहेगा। गिरधर दास आपका सही आंसर है। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है, नए मेहमान एकांकी में किस ऋतु का वर्णन है। बेटा यहाँ पर एकांकी का भी प्रश्न आ गया। नए मेहमान जो एकांकी है उसमें किस ऋतु के वर्णन की बात हुई है, कौन सा ऋतु है, तो वो आपका हो जाएगा गर्मी की ऋतु। कौन सी ऋतु का वर्णन हुआ है उसमें, गर्मी की ऋतु का वर्णन हुआ है। ऋतु का मतलब पता ना आप लोग को, मौसम कहते हैं। ऋतु का मतलब क्या होता है बेटा, मौसम। तो गर्मी की ऋतु का यहाँ पर वर्णन हुआ है। वहीं अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा तो मैंने आप लोग को कई बार बताया है भाई, छंद, रस, अलंकार इतनी बार पढ़ा चुका है कि आई थिंक आप लोग के दिमाग में वो चीज़ एकदम बैठ गई होगी। तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में मतलब उसके विषम चरण की बात हो रही है। कौन से चरण की बात हो रही है बेटा, विषम चरण की। सम चरण आपके दो होते हैं, सम और विषम। तो दोहे के विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11 मात्राएं होती है, ठीक है। तो विषम चरण की बात हो रही है तो कितना आंसर सही होगा, पहले और तीसरे चरण में इसके 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है बेटा, 13 मात्राएं। दोहा क्या होता है, एक अर्धसमात्रिक छंद होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर रहेगी। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाक्य पूरा होने पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह तो मैंने आप लोग को बहुत बार बताए हैं, बताइए। हाँ जी बताइए आंसर बेटा। वाक्य पूरा होने पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। भाई जब किसी चीज की वाक्य में पूर्णता हो जाती है, जब वाक्य पूरा लिख लिया जाता है तो कौन सा चिन्ह होता है, वहां पर अल्प विराम होगा, अर्ध विराम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अल्प विराम अर्ध विराम का वाक्य पूर्ण होने पर हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह तो हम लोग जब किसी से प्रश्न पूछते हैं तब उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका पूर्ण विराम एकदम सही होगा, मतलब वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, वहां पर समाप्त कर दी गई है बात को, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है। तद्भव का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो क्या होता है, उससे होना, उसके समान, उसके उससे पहले होना, या फिर उसके बाद होना। तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये मैंने आप लोग को बताया था बेटा। तद्भव शब्द का मतलब होता है उससे होना, उससे विकार होना, क्योंकि तत्सम शब्दों को ही हम लोग विकार करके क्या बनाते हैं, तत्सम शब्दों को विकार करके हम लोग तद्भव शब्दों का बनाते हैं, ठीक है। तो तद्भव शब्द क्या कहलाएंगे, उससे होना। क्लियर है, तद्भव क्या कहलाएगा, उससे होना। चलो अगला प्रश्न इसमें क्या बोलता है, आवाहन का विलोम। अभी मैंने लास्ट क्लास में विलोम शब्द आप लोग को पढ़ाए थे, याद करिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को विलोम शब्द पढ़ाए थे, जिसमें ये शब्द का भी प्रयोग हुआ था, आवाहन। आवाहन किसी को बुलाना, है ना, किसी को निकालना, किसी को बुलाना।
तो इसका विलोम क्या होगा? अनिवार्य, बिल्कुल नहीं। बुलाया जाना, तनिक भी नहीं। प्रतिकूल, नहीं। तो बेटा विसर्जन एकदम सही आंसर होगा। विसर्जन मतलब भेज देना या वो कर देना, समर्पित कर देना, ठीक है। पानी में विसर्जित कर देना गणेश जी को। वो आता है, कौन सा त्योहार आता है? गणेश चतुर्थी, जब गणपति बप्पा आते हैं 11 दिन के लिए, है ना। तो हम लोग जब लाते हैं तो उनका आवाहन होता है, और जब उनको जाते हैं छोड़ने के लिए वापस, तो उनको विसर्जित किया जाता है, अर्थात विसर्जन किया जाता है, ठीक है। तो आवाहन का विलोम क्या होगा? विसर्जन। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, सार्थक दृष्टि के समान अर्थ वाले शब्दों को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है? सार्थक दृष्टि के मतलब साथ के दृष्टि के समान शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बताइए। जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, समान अर्थ होते हैं बेटा, तो समान अर्थ वाले समानार्थी। समानार्थी का मतलब हम लोग का पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? पर्यायवाची शब्द। वही अगला क्वेश्चन है, संबंध तत्पुरुष समास में लोप होता है। संबंध तत्पुरुष समास में किस कारक का लोप होता है? बताइए, याद करिए तुरंत कि संबंध कारक में कौन कौन सी चिन्ह होते हैं? का, के, की, रा, रे, री। याद आया? तो संबंध तत्पुरुष समास में किसका लोप होता है? का, के, की, तीनों दिए हुए। तो कौन सा आंसर होगा बेटा जी? ये सभी का ही लोप होता है संबंध तत्पुरुष समास में, जिसको मैंने आप लोग को बताया था, है ना। चलिए वहीं पर अगला हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संधि कितने प्रकार की होती है। बेटा ये मैंने आप लोग को बताया था, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, तो आपका 3 एकदम सही आंसर हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत में विभक्तियां होती हैं। संस्कृत में आप लोगों ने विभक्तियां पढ़ी ना, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। वचन तो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष। पर विभक्तियां कितनी होती हैं? प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट। कितनी हो गई? 8। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट। अष्ट मतलब 8। कितनी विभक्तियां होगी बेटा? 8। तो संस्कृत में 8 विभक्तियां होती हैं। कितनी विभक्तियां होती है बच्चा? 8। हम लोग अष्ट नहीं लिखते, उसको संबोधन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? उसको हम लोग संबोधन लिख देते हैं, ठीक है। अगला क्या होता है? युवाम के वचन और पुरुष को बताइए। युवाम का वचन और पुरुष क्या होगा बच्चा? युवाम हम लोग कब करते हैं? द्विवचन मध्य पुरुष। द्विवचन मध्य पुरुष होगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, कायम कुरु का लकार क्या होगा? कायम कुरु का लकार क्या होगा बेटा? विधिलिंग लकार, लोट लकार, लल लकार या लिट लकार? बताइए। तो कायम कुरु का बेटा लोट लकार होगा। कौन सा आंसर होगा? लोट लकार होगा। क्लियर है बच्चा? चलिए अगले 2 क्वेश्चन हमारे कि वर्तमान कालिक क्रिया को क्या कहते हैं? लट लकार, ललकार, लिट लकार या फिर लोट लकार? बताइए। वर्तमान कालिक क्रिया को जो चल रही हो, जो वर्तमान में हो रही हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लट लकार। पट्टी पट्टा पटंती पट्टी पट्टा पटत पठामी पठावे पठामे, वो आपका क्या हो जाएगा? वर्तमान में लट लकार होगा बेटा। ये लल लकार लिखा हुआ है, लट लकार। कौन सा लकार होगा? लट लकार होगा। क्लियर? उसके बाद पश्य का वचन एवं पुरुष एवं लकार बताएं। पश्य का वचन, पुरुष एवं लकार बताना है, तो कौन सा आंसर सही होगा? बताइए। एक वचन मध्यम पुरुष विधि लिंग लकार, एक वचन प्रथम लोट लकार, बहुवचन मध्यम लट लकार या फिर द्विवचन उत्तम लट लकार? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो बेटा इसमें का आपका पहला आंसर सही है, एक वचन मध्यम विधि लिंग लकार होगा। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण का क्वेश्चन भी आया है, आपके हिंदी व्याकरण का भी आया है, छंद रस अलंकार से भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा नंबर के पूछे गए हैं आपके हिंदी साहित्य विकास से, जिसमें गद्य और पद्य दोनों से पूछा गया है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को याद करना बेटा, ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उन बच्चों को भी आप भेज दीजिए, उन बच्चों को भी शेयर करते चलिए क्लास, ताकि उन लोग को भी पता चल जाए, जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा उनको भी पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे 20 क्वेश्चन आप लोगों को एकदम रट लेने हैं। तो धन्यवाद।
ये थी हम लोग के बच्चा आज की क्लास। ये क्लास आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इन प्रश्नों को याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है कमेंट बॉक्स में उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो ऐसे ही बहुत प्यारी प्यारी क्लासेस के साथ मैं आपकी प्यारी पूजा मैम फिर मिलूंगी आप लोगों से अगली क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए किस चीज़ के साथ बताइए बताइए एक नए अंदाज में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। तो रेडी रहिएगा, अगली क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायोनारा। ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे नए जुड़े बेटा फिर से याद करा दूं, अपना धर्म कर्म पालन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, राधे राधे।